आज के इस गहन चर्चा में हम 18वीं सदी के दक्षिण भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो किसी बेहतरीन थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। मतलब अगर हम उस दौर को देखें तो एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो असल में कोई देश नहीं बल्कि मुनाफे के लिए काम करने वाली एक बेहद क्रूर और ताकतवर कॉरपोरेशन थी। हाँ, और उनकी अपनी एक बहुत बड़ी निजी फौज भी थी। और दूसरी तरफ था दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, जो अचानक से एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभरा जिसने इस कॉरपोरेट विस्तारवादी मशीन के पहियों को पूरी तरह से जाम कर दिया था। सही कहा। और हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका मिशन आज इसी महासंग्राम को गहराई से समझना है। यानी 1761 से 1799 तक चले वो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल। हम केवल तारीखों को नहीं दोहराएंगे, हम उन कूटनीतिक चालों और मनोवैज्ञानिक युद्ध का विश्लेषण करेंगे जिसने ये तय किया कि भारत का भविष्य किसके हाथों में होगा। तो चलिए शुरुआत 1761 से करते हैं, जब मैसूर में एक बहुत ही नाटकीय सत्ता परिवर्तन हुआ। उस समय आधिकारिक तौर पर गद्दी पर वोडियार राजवंश का राज था। लेकिन असल में प्रशासन और सेना की पूरी कमान अचानक हैदर अली नाम के एक शख्स के हाथों में आ गई थी। एक साधारण शुरुआत से उठकर सत्ता के इस शिखर तक पहुंचना अपने आप में हैरान करने वाला है ना? मतलब वो रातों रात मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। और इस सत्ता परिवर्तन के पीछे की कहानी पूरी तरह से सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। मैं बताना चाहूंगी कि हैदर अली ने जमीनी हकीकत को बहुत पहले ही भांप लिया था। वो कैसे? देखिए, उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर तलवारों और भालों के भरोसे युद्ध लड़ा गया तो यूरोपीय बंदूकों और तोपों के सामने टिकना असंभव है। तो सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों को अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए काम पर रखा। फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से उन्होंने मैसूर में हथियारों के कारखाने स्थापित किए। और हमारे नोट्स बताते हैं कि जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो था उनका तोपखाना और मैसूरियन रॉकेट्स का विकास। हाँ, लोहे के आवरण वाले रॉकेट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस समय दुनिया में किसी के पास ये तकनीक नहीं थी? यहाँ तक कि अंग्रेजों के पास भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जब ये रॉकेट युद्ध के मैदान में दागे जाते थे तो ब्रिटिश सेना में जो खौफ पैदा होता था उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन्हीं सैन्य सुधारों ने मैसूर को रातों रात एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे नजरअंदाज करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए असंभव हो गया था। और इसी डर और दक्षिण भारत की राजनीति पर नियंत्रण करने की लालसा ने 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव रखी। यहाँ जो कूटनीतिक शतरंज बिछाई गई वो बहुत दिलचस्प है। अंग्रेज सीधे मैसूर से नहीं टकराना चाहते थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक त्रिगुट गठबंधन बना लिया। उनका प्लान साफ था कि तीनों मिलकर मैसूर पर हमला करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। लेकिन हैदर अली ने जो चाल चली उसने इस पूरे ब्रिटिश प्लान को पलट कर रख दिया। हाँ, क्योंकि हैदर अली की राजनैतिक समझ यहाँ उनके सैन्य कौशल से भी ज्यादा भारी पड़ी। उन्होंने देखा कि मराठे और निजाम तो बस पैसों और जमीन के लिए इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, मराठों को एक भारी रकम देकर तटस्थ कर दिया और निजाम को अंग्रेजों के खिलाफ कुछ क्षेत्रों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। जो गठबंधन अंग्रेजों ने मैसूर को घेरने के लिए बनाया था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल। और इसके बाद हैदर अली ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 1769 में एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाया जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सेना तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे मद्रास के द्वार तक पहुंच गए, जो उस समय भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा और सुरक्षित गढ़ माना जाता था। मद्रास के दरवाजे पर एक विशाल और आधुनिक भारतीय सेना को खड़ा देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में जो दहशत फैली होगी वो समझने वाली बात है। नतीजा था 4 अप्रैल 1769 की मद्रास की संधि। इस संधि की शर्तों को अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज कितनी बुरी स्थिति में थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके तो वापस किए ही, लेकिन इसमें एक बहुत ही निर्णायक शर्त शामिल की गई। आपसी रक्षा का वादा। मतलब अगर कोई तीसरा राज्य मैसूर पर हमला करता है तो अंग्रेज मैसूर की मदद करेंगे और मैसूर अंग्रेजों की मदद करेगा। लेकिन यही आपसी रक्षा का वादा आगे चलकर एक बहुत बड़े विश्वासघात का कारण बना। हाँ, 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हमला किया तो हैदर अली को पूरी उम्मीद थी कि मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज उनकी सैन्य मदद के लिए आएंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं आए। उन्होंने चुपचाप तमाशा देखना बेहतर समझा। एक कॉपरेशन के नजरिए से देखें तो वे शायद खुश थे कि उनके 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आपस में लड़कर कमजोर हो रहे हैं। लेकिन हैदर अली के लिए ये कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं था,
ये सीधे पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। इसी धोखे ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक ऐसा गहरा अविश्वास पैदा कर दिया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका। और यही वो चिंगारी थी जिसने 1780 आते-आते द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध को भड़का दिया। ये दूसरा युद्ध पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। इसी युद्ध के दौरान 10 सितंबर 1780 को पोलीलूर का युद्ध लड़ा गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में भारत के अंदर उनकी सबसे बड़ी सैन्य आपदाओं में से एक माना जाता है। हमारी स्रोतों में एक बहुत ही ग्राफिक विवरण है कि कैसे हैदर अली और उनके युवा बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। ब्रिटिश कमांडर कर्नल बैली की सेना पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मैसूर के रॉकेट्स ने अंग्रेजों के बारूद के जखीरे में आग लगा दी थी, जिससे पूरे युद्ध के मैदान में तबाही मच गई। कंपनी के इतने सारे सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था कि ब्रिटेन में संसद तक हिल गई थी। युद्ध के बीच ही एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ऐसे नाजुक समय में सत्ता का अचानक बदलना किसी भी राज्य को तोड़ सकता था। अमूमन ऐसा ही होता है। उत्तराधिकार की लड़ाई में राज्य कमजोर पड़ जाते हैं और अंग्रेज इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस पूरी प्रक्रिया को इतनी खामोशी और कुशलता से संभाला कि अंग्रेजों को हैदर अली की मौत की भनक तक काफी देर से लगी। टीपू ने न सिर्फ सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, बल्कि युद्ध को उसी आक्रामकता के साथ जारी रखा। और टीपू सुल्तान अपने पिता से भी एक कदम आगे की सोच रखते थे। उनका विजन अंतर्राष्ट्रीय था। वे जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक स्थानीय ताकत नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत करने और विदेशी सहयोगियों, विशेषकर फ्रांसीसियों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने पर ध्यान दिया। ये युद्ध दोनों पक्षों के लिए इतना थका देने वाला हो गया था कि आखिरकार 1784 में दोनों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। और उस बातचीत का नतीजा था 1784 की मैंगलोर की संधि। इतिहास के पन्नों में संधि का एक बहुत ही अलग मुकाम है। इसे अक्सर उस अंतिम मौके के रूप में याद किया जाता है जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया था। ये संधि बिल्कुल बराबरी के स्तर पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के इलाके और युद्धबंदी वापस कर दिया। अंग्रेजों को बिना कोई बड़ा आर्थिक या क्षेत्रीय लाभ कमाए इस युद्ध को रोकना पड़ा, जो उनके साम्राज्यवादी चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। ये टीपू सुल्तान की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि यह शांति महज एक युद्ध विराम था। हाँ, दोनों ही पक्ष जानते थे कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। और हुआ भी वही, जब 1790 में तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के रूप में ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा। इस तीसरे युद्ध की शुरुआत का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर किया गया हमला था। त्रावणकोर अंग्रेजों का एक सहयोगी राज्य था और अंग्रेजों को मैसूर पर एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने का यही बहाना चाहिए था। लेकिन इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी थी। मद्रास में हुई पिछली फजीहत से सबक लेते हुए इस बार कमान सीधे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संभाली। कॉर्नवालिस कोई साधारण सैन्य अधिकारी नहीं थी। वे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। और भारत में वो किसी भी कीमत पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने समझ लिया था कि मैसूर को अकेले हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने कूटनीति का एक बहुत ही क्रूर जाल बिछाया। ये बांटो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने मराठों और निजाम के साथ संपर्क किया। उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वे अंग्रेजों का साथ देते हैं तो युद्ध जीतने के बाद मैसूर राज्य के उपजाऊ इलाके और लूटी गई संपत्ति को तीनों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। मराठों और निजाम ने ये नहीं देखा कि मैसूर के पतन के बाद अगली बारी उनकी ही होगी। उन्होंने सिर्फ तात्कालिक लाभ देखा और अंग्रेजों के साथ एक विशाल त्रिगुट गठबंधन बना लिया। टीपू सुल्तान, जो अपनी तकनीक और बहादुरी के बल पर अजय बने हुए थे, अचानक खुद को तीन तरफ से घिरे हुए और पूरी तरह से अलग थलग पाए। इस विशाल गठबंधन ने मैसूर की सेना को कई मोर्चों पर उलझा दिया। हालांकि टीपू सुल्तान की सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संसाधनों और संख्याबल के इस भारी अंतर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। ब्रिटिश सेना सीधे राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई और उसे चारों तरफ से घेर लिया। टीपू सुल्तान के पास अपनी राजधानी को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। और इसी के साथ हम इतिहास की सबसे कठोर और अपमानजनक संधियों में से एक पर पहुंचते हैं। 18 मार्च 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये संधि वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसके जो प्रावधान थे वो किसी राज्य को सिर्फ हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपंग बनाने के लिए तैयार किए गए थे। टीपू सुल्तान को अपने समृद्ध राज्य का लगभग आधा हिस्सा इस गठबंधन को सौंपना पड़ा। इतना ही नहीं, उन पर युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आज के समय में भी ये एक बहुत बड़ी रकम है, तो उस दौर में तो ये मैसूर के पूरे खजाने को खाली करने के बराबर था।
लेकिन इस संधि का सबसे क्रूर और अमानवीय हिस्सा वो था जिसका असर सीधे टीपू सुल्तान के मनोविज्ञान पर पड़ा। अंग्रेजों ने शर्त रखी कि जब तक ये 3 करोड़ की पूरी रकम चुकाई नहीं जाती, तब तक टीपू सुल्तान के 2 छोटे बेटों को ब्रिटिश शिविर में बंधक के रूप में रहना होगा। अपने बच्चों को अपने सबसे बड़े दुश्मनों के हाथों में सौंपना किसी भी पिता के लिए एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कॉर्नवालिस में ये शर्त सिर्फ पैसे वसूलने के लिए नहीं रखी थी। ये टीपू सुल्तान के उस अजय होने के रुतबे को तोड़ने की एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक साजिश थी। वे पूरे भारत को ये संदेश देना चाहते थे कि जो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराएगा उसका यही हश्र होगा। इस युद्ध ने मैसूर की अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य शक्ति और उसके भूगोल को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। मैसूर अब सिर्फ अपनी राजधानी और कुछ आसपास के इलाकों तक सिमटकर रह गया था। लेकिन इतने बड़े झटके के बावजूद टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के प्रति नफरत और उनका प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ। स्रोत बताते हैं कि टीपू के अंदर अंग्रेजों के प्रति कितनी गहरी नफरत थी। इसका एक बहुत ही प्रतीकात्मक उदाहरण उनका मैकेनिकल टाइगर है। एक लकड़ी का खिलौना जिसमें एक बाघ एक असहाय ब्रिटिश सैनिक को खा रहा है और सैनिक के कराने की आवाजें आ रही हैं। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये उनके उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक था कि वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। इसी संकल्प के साथ टीपू ने अपने राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू की। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, नए कर लगाए ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कूटनीतिक मदद के लिए सीधे फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान के शासकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान का ये कूटनीतिक कदम ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। समय आ चुका था 1798-99 का, और इस समय वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी और नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक नया खतरा यूरोप में उभर रहा था। नेपोलियन इजिप्ट तक पहुंच चुका था और उसने टीपू सुल्तान को पत्र लिखकर भारत आकर अंग्रेजों को खदेड़ने में मदद करने का वादा किया था। भारत में उस समय गवर्नर जनरल बनकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली एक अत्यंत साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। जब उन्हें टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच हो रहे इस पत्राचार की भनक लगी तो उन पर एक तरह का खौफ हावी हो गया। वे किसी भी कीमत पर नेपोलियन को भारत में घुसने का मौका नहीं देना चाहते थे। वेलेस्ली ने बिना किसी उकसावे के एक एहतियाती हमले का फैसला किया। उनका मकसद अब मैसूर को हराना नहीं था, उनका मकसद मैसूर को दुनिया के नक्शे से मिटाना था। 1799 में उन्होंने एक विशाल सेना के साथ मैसूर पर धावा बोल दिया। टीपू सुल्तान को फिर से मराठों या निजाम से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वेलेस्ली ने उन्हें पहले ही अपनी ओर मिला लिया था। युद्ध का अंतिम और सबसे नाटकीय दृश्य 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर देखा गया। ब्रिटिश सेनाओं ने किले की दीवारों को तोड़ दिया था। टीपू सुल्तान के दरबारियों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने या भाग जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। 4 मई की वो दोपहर भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक थी। टीपू सुल्तान अपनी तलवार लिए आम सैनिकों की तरह किले की दीवारों पर लड़ते हुए मारे गए। जब उनका शव लाशों के ढेर के नीचे मिला तो ब्रिटिश कमांडरों ने राहत की सांस ली। एक कमांडर ने तो यहां तक कह दिया था कि आज से भारत हमारा है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर का वो गौरवशाली अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जिसने दशकों तक अंग्रेजों को खौफ में रखा था। जीत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो किया वो कॉर्पोरेट साम्राज्यवाद का सबसे क्रूर चेहरा था। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को बुरी तरह लूटा। टीपू सुल्तान का पुस्तकालय, उनके हथियार, यहाँ तक कि वो मैकेनिकल टाइगर भी लूटकर ब्रिटेन भेज दिया गया, जो आज भी लंदन के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। और इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर के नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। राज्य के ज्यादातर हिस्से और समुद्र तट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया, ताकि मैसूर का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाए। कुछ इलाके निजाम को इनाम के तौर पर दे दिए गए, और बीच का जो एक छोटा सा भूभाग बचा था उस पर अंग्रेजों ने उसी वोडेयार राजवंश के एक 5 साल के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया, जिसे 1761 में हैदर अली ने सत्ता से हटाया था। लेकिन यह सत्ता वापसी कोई दया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी। इस नए और कटे-फटे मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने अपनी कुख्यात सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि थोप दी। ये सब्सिडरी अलायंस असल में गुलामी का ही एक कानूनी दस्तावेज था। इस संधि का सीधा सा मतलब यह था कि मैसूर राज्य अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता। मैसूर की रक्षा के नाम पर वहां ब्रिटिश सेना तैनात की जाएगी, और उस ब्रिटिश सेना का सारा खर्च मैसूर का खजाना उठाएगा। इतना ही नहीं,
मैसूर अब अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य या विदेशी शक्ति से कूटनीतिक संबंध नहीं बना सकता था। एक तरह से मैसूर ने अपनी रक्षा के लिए अपनी संप्रभुता और विदेश नीति को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया था। आप अपने ही देश में विदेशी सेना के कब्जे का खर्च खुद उठा रहे हैं। यही ईस्ट इंडिया कंपनी का असली व्यापारिक और राजनीतिक मॉडल था। इस पूरी 40 साल की समयावधि का अगर विश्लेषण किया जाए तो ये कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। 1761 से 1799 के बीच हमने देखा कि कैसे एक भारतीय राज्य ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, नई तकनीक अपनाई और एक समय के लिए अंग्रेजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन अंततः वो राज्य हथियारों या तकनीक की कमी से नहीं हारा। वो हारा कूटनीति से, अपनों के धोखे से और ईस्ट इंडिया कंपनी की उस नीति से जहां वे एक भारतीय ताकत को दूसरी भारतीय ताकत से लड़ाकर अपना रास्ता साफ करते थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने यह भांप लिया था कि यह कंपनी पूरे भारत को निगल जाएगी। लेकिन बाकी भारतीय राज्य इस खतरे को तब तक नहीं समझ पाए जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। मराठों और निजाम ने मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों का साथ ये सोच कर दिया था कि इससे उनकी सत्ता सुरक्षित रहेगी। के बाद अंग्रेजों के सामने दक्षिण भारत में कोई चुनौती नहीं बची। और कुछ ही दशकों के भीतर जिन शक्तियों ने टीपू सुल्तान को हराने में अंग्रेजों की मदद की थी, वो खुद भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गईं। ये पूरा घटनाक्रम हमें ये सिखाता है कि जब क्षेत्रीय ताकतें अपने छोटे स्वार्थों के लिए दूरगामी खतरों को नजरअंदाज करती हैं तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये सिर्फ एक राज्य के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उस मजबूत नींव के रखे जाने की कहानी है जिसने अगले 150 सालों तक पूरे उपमहाद्वीप को जकड़े रखा। बिल्कुल सही। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद जो नोट्स और स्रोत हमने खंगाले हैं, वे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। अगर हम उस एक बिंदु पर वापस जाएं जहां से ये सारा कड़वा संघर्ष शुरू हुआ था, 1769 की मद्रास की संधि। अगर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के हमले के दौरान हैदर अली की मदद करने का अपना वादा निभाया होता तो क्या होता? अगर कंपनी ने एक व्यापारिक साझेदार और सहयोगी के रूप में मैसूर के साथ अपने संबंध मजबूत किए होते तो क्या दक्षिण भारत में राजनीतिक गठबंधनों का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता? और सबसे बड़ी बात, क्या मैसूर और अंग्रेजों के बीच पनपने वाली वो संभावित मित्रता उस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख देती, जिसने लाखों जिंदगियों और पूरे देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक टूटा हुआ वादा पूरे उपमहाद्वीप की नियति बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।